नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर खानुखा बुद्धवाली जी। खानुखा साहब, आपका जनते में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि ये एक नया अचीवमेंट आपके खाते में गया और एज ए पॉलिटिशियन बड़ा एक संघर्ष आपका रहा। आपने देखा, बाहर रहते हुए भी नजदीक से भी देखा है, वक्फ बोर्ड क्या ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ वास्तव में वक्फ बोर्ड में ये काम होना चाहिए और वर्षों से नहीं हो पाया? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम था कुछ समय ठीक, जो अलग अलग चेयरमैन का देखा है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का सुधार होना चाहिए वो आज तक सुधार नहीं। वक्फ बोर्ड ये नहीं कि सिर्फ संपत्ति पे, जो अकलियत की जो संपत्ति है उसमें किसी को किराएदार दे दिया, कोई किराया दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका किराया लेना एक अहम वक्फ बोर्ड का नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का एक डेवलपमेंट का एक मिशन होना चाहिए, जो मिशन हम सब सिस्टम को लेके साथ चले और उस विजन को एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिसमें सबसे पहले आजकल कॉम्पिटिटिव टाइम्स है, इसमें लोगों की बराबर अदर समाज के चलने के लिए उस कंपटीशन की चीज लानी चाहिए। जैसे आरएस, जो भी टेस्ट जो होते हैं उन्हें आरएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, देन अदर सर्विसेज के लिए उन बच्चों को कंपटीशन का एक स्थान मिले, वक्फ बोर्ड के द्वारा मैनेज हो, इसमें लोगों को जो रिटायर्ड अधिकारी हो या दूसरे इंस्टीट्यूट से हम हायर करके एक वो, जिससे एक राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स, माइनॉरिटी के लोग अगर निकलते हैं तो एक बराबर की जनता के साथ एक खड़ा होने का मौका मिलता है। आज किसी इंसान को जीने के लिए अगर बार बार हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो उसको चलाने के लिए दुनियाई तालीम मस्ट है। दुनियाई तालीम जब आएगी हम दूसरे समाज से बराबर कंपटीशन में खड़े होंगे। और दूसरी बात की उसका स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल कैसा होना चाहिए। अगर हर जगह हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में रहने वाले बच्चा अगर किसी गांव का गरीब बच्चा आता है उसको जगह नहीं मिलती है। जो नॉन डिस्प्यूटेड लैंड हो वहाँ अच्छा हॉस्टल बने, उसमें बराबर में कहीं ऐसी जगह हो जहाँ ITI बन जाए, जहाँ नर्सिंग टाइप से जो कुछ लोग बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, जो नर्सिंग से रिलेटेड ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल बन जाए, प्री स्टेज जो है, तो वहाँ लोगों को लगना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ऐसा इदारा नहीं है जिसमें कोई देखभाल ना हो, एक सिर्फ लोगों से 100, 200, 300, 700 रुपया जो किराया मिल रहा है उसी से चल रहा है। अगर अच्छा कंपटीशन इंस्टीट्यूशनल कोई नर्सिंग या कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल ऐसी चीज बनती है जिसमें आम आदमी के सहयोग के भविष्य को देखते हुए वो लोग भी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि जब वो वक्फ करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा तो इनक्रोच करने वाला आदमी भी जरूर नहीं इस दुनिया में रहेगा। उनको भी आखिरत सोचनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल से गुजारिश जी। वक्फ की संपत्तियों के लिए कई बार ये कहा जाता है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, प्रॉपर्टी बहुत सारी है लेकिन वो पूरी तरह से देखभाल नहीं हो पा रही, तो कुछ इस तरह का फीडबैक? बिल्कुल आप सही। हमारे हिंदुस्तान में 3 संस्थाएं ऐसी हैं सरकार की जिसके पास प्राइम लोकेशन में, इन 3 के अलावा किसी के पास आप देखोगे रेलवेज, आर्मीज और उसके बाद वक्फ की जमीन, आर्मी और रेलवे से ज्यादा प्राइम लोकेशन पे आप MI रोड निकलेंगे तो उससे बढ़िया प्राइम लोकेशन पे आपके लैंड नहीं मिलेगी। आप उदयपुर जाएंगे, चित्तौड़ सर, किसी भी एरिया में ले लेंगे आप, थ्रू आउट इंडिया, वो इंसान जहां रहते थे उन्होंने आपका घर था, आज यहां बैठे हो, आप वक्फ कर गए। उसको हम चाहते हैं जो किराएदार है वो PWD किराए के तहत समझौता करके, हम किसी से कोई नाराजगी नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ बैठे हैं। अगर घर का बंटवारा होता है तब परिवार के 4 आदमी बैठ के, बुजुर्ग बैठ के उसको समझौता करते हैं और सब एग्री करके मान जाते हैं कि इस सिस्टम में हम एग्री हो जाते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन के जो डिस्प्यूटेड हैं वो लोग साथ बैठे, हम उनके अधिकार को कहीं नहीं मारेंगे लेकिन वक्फ बोर्ड को भी नहीं मरने देंगे। वक्फ बोर्ड जिंदा रहेगा तो एक सिस्टम, उन्हीं की औलाद, उन्हीं के रिश्तेदार, जो इस अकलियत के लोग आज जिस तरह से जिनकी हालात हैं, राजस्थान सरकार चाहती है, जो मुझे उन्होंने सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिम्मेवारी दी है, मैं चाहता हूं उनके जो मेरे को जो मिशन मिला उस मिशन में मैं जन सहयोग से, जनता के पारदर्शिता से और मीडिया के साथियों के द्वारा अगर सहयोग रहेगा तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है। जी, प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड में, यूं तो कहें कि वक्फ बोर्ड अपने आप में बहुत एक अरबपति ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन पैसे के नाम पे क्या रिव्यू करने की अब लगता है आपको क्या आवश्यकता है? वास्तव में किरायानामा जो है जिनके लोगों के पास में प्रॉपर्टीज हैं उसका रिव्यू किया जाना चाहिए। देखिए, उसका रिव्यू करने का तरीका ये कि वक्फ बोर्ड
का जो पिछले से किया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी का जो किराया, नॉमिनी जी। जो किराया, हाँ। कम से कम वो किराया दे। ये नहीं कि 100 रुपए 50 रुपए, कई लोगों ने इस तरह का आधार बना लिया, जैसे मैंने क्योंकि 100 रुपए प्राइम लोकेशन, प्राइम प्राइवेट लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप वहां पे किसी 2-2 भी- 3-3 लाख रुपए हैं। आप एक ताजुब करोगे, एमआई रोड ले लें या किसी उदयपुर का चित्तौड़ सर्किल ले लें, कहीं भी ले लें, या माउंट आबू की झील के पास ले लें, एक शोरूम प्राइवेट है वो 2 लाख रुपए किराया, और एक वक्फ बोर्ड की जमीन है वो 100 रुपए में जा रही है, 500 रुपए में किराया जा रहा है। अभी मैं नया हूं, मैं भी स्टडी करूंगा। हम चाहते हैं कि वो इंसान वहां रहे, लेकिन कम से कम हम वो किराया तो नहीं ले सकते और ना खाली कराना चाहते। हम चाहते हैं कि वो वाजिब किराया, वाजिब पीडब्ल्यूडी का हाँ, जो सरकार की निर्धारित रेट है, उसके किराए के तहत अगर वो हमारी मदद करते हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हम उनको खुर्द बुर्द करना नहीं चाहते, लेकिन संपत्ति को भी खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। ये हम बैठेंगे, सीनियर जो हमारे एक्स चेयरमैन हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या प्लानर्स जो हैं, उनके साथ भी हम फर्दर प्लानिंग करके एक मॉडल के रूप में हम चाहते हैं, जो साउथ का जो मॉडल है, कम से कम वो लोग, हम साउथ नहीं जाएं, साउथ वाले एक बार राजस्थान शायद जरूर आए। अभी कोई स्टेट है जिसमें वक्त की संपत्तियों का समय के अनुसार किराया बदला हो, वहां पे अच्छे से अर्न कर पा रहा हो? नहीं, बिल्कुल आप ताजुब करेंगे, कर्नाटक का, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र वगैरह में आप देखोगे तो कांग्रेस शासन काल में बहुत अच्छा हो, आपको एक परिवर्तन वहां नजर आता है। मॉडल जो इंस्टीट्यूशनल जितने भी हैं, आप वहां शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट बने हुए, जो क्योंकि लैंड बहुत जा रहे हैं, जो भी एक सिस्टम होता है 60-40 का जो रेशम, जो एक एमओयू जो जिस तरह की करते हैं, या 30 साल बाद जो 20 साल बाद वो बना के खाली करके चले जाते हैं, जो जिसके साथ एमओयू होता है, फिर वो वक्फ बोर्ड उसका जो भी किराया आता है। मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां यूं लगता है कि आप जाओगे तो ये नहीं। उसके साथ साथ हम भी चाहते हैं एक सिर्फ अकलियत का नहीं, हम चाहते हैं दूसरे समाज, जैन, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, जो राजस्थान में कंपटीटर हैं, जो अच्छे लोग पढ़ निकल के आते हैं, उनके अच्छे इदारे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हम उन लोगों का भी सहयोग लेंगे कि एक एक्सपर्ट के नाते हम उनको बुलाएंगे, मॉडल कैसे बनाया, तो वो चीज इस समाज को ये मिले कि जब दूसरा समाज आज इस कंपटीशन के दरार पे खड़ा है, तो हम भी उस दरार के रूप में खड़े हों। जिस तरह से आप देखोगे इस कंपटीशन में राजस्थान में 176 आरजेस निकले, उनमें से 6 आरजेस में भी 5 लड़कियां और 1 लड़का भादरा का निकला है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। अगर उन लड़कियों को अच्छा एक मौका और मिलता, 22 पास हुए, 22 में से 6 बने, अगर उनको अच्छी कोचिंग और मिल जाती, कोई अच्छे एक्सपर्ट और मिल जाते, तो एक मॉडल चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु का हो, लेकिन हम ये चाहते हैं राजस्थान में भी, जैसे राजपूत सभा इंस्टीट्यूट चलाती है, कोई दूसरे जो संस्थाएं प्राइवेट चलाती है, उनके बराबर हमारा भी एक, मेरा भी बिल्कुल सवाल और सुझाव भी है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हुनर के लिए मुस्लिम कौम जानी जाती है, अपने शौर्य के लिए, खासकर जिससे ताल्लुक आप जिससे कौम से रखते हैं, कायम खानी, वो जानी जाती है डिफेंस और इनके लिए। लिटरेसी का बड़ा अभाव रहा, और ये मुझे लगता है कि जैसे जिन बच्ची का आप उदाहरण दे रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो वास्तव में निकले सिविल सर्विसेज में भी, आरजेएस में भी, पुलिस सर्विसेज में भी, जो एक आइडल हो सकते हैं। क्या वास्तव में इस तरह की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि उन बच्चों को बुला करके नए जो लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो जिनको फ्यूचर में एग्जाम देना है, उनको काउंसलिंग करा सकें, आप उनको एक आइडल उनके वो बन सकते हैं कि देखिए मैंने किस तरह से संघर्ष किया। और ये जो आप बता रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वो बच्चे हैं जिनको हम गूदड़ी का लाल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल उनके, आपने सही फरमाया, जो बच्ची चाहे लाड़नों की है, चाहे एक लड़का भादरा में एक साधारण परिवार से, जो उनके फादर यहाँ कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, भादरा से आए थे, याकूब साहब उनका बच्चा हो, चाहे लाड़नों की, या एक दूसरे जो गोरी परिवार से एक लोहार बच्चे, मतलब जो बिल्कुल उनके फादर मदर कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो तो सेल्फ स्टडी करके देखा कि जोगिंदर जी की बच्ची या एक्स की बच्ची पढ़ रही है, तो मैं इनके बराबर क्यों नहीं आ सकती। मेरे रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस से जो अकेले से ताल्लुक थे, उनसे भी बात हुई। दूसरे जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूं, तो चाहे राठौर साहब हो, चाहे जाट साहब है, चाहे शर्मा जी और हैं जिनको मैं जानता हूं, तो या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह हैं, एक्स BL वर्मा जी वगैरह, लॉ के रिलेटेड जो अदर सब्जेक्ट, कि उन्होंने खुद ने कहा कि आपको ये चीज लानी चाहिए। RS के लिए रिटायर्ड IAS माइनॉरिटी के लोग बहुत हैं, जुडिशरी में रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस और हाजी असगर साहब, यामीन साहब, हनीफ साहब हो, पुलिस में भी IG लियाकत, हमारे माइनॉरिटी के भी, अदर जो लोग भी, डिफेंस में तो हमारे बहुत सारे कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, बहुत सारे लोग हैं। वो चाहते हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट में आए और टीचिंग, नॉन टीचिंग, ITI, मतलब उनको एक फर्स्ट एड के लिए भी ITI मिल जाए तो एक अच्छा वो कमा के खा सकता है। अगर कंप्यूटेटर है तो उसको उसका
क्या इंटरेस्ट है तो उसको उसी कंपटीशन में डाला जाए। दूसरे समाज से एक बार मान लो आप नहीं कर सकते तो आप उससे एमओयू कर सकते हो, तब हम कुछ नॉमिनल आपको फीस देंगे, हमारे 5 बच्चे आएंगे, सभा राजपूत हो या चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो वहां भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे। जी, तो बिल्कुल ये प्रयास होना चाहिए और मुझे लगता है कि समय की जरूरत भी है और लिटरेसी के साथ साथ इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब बच्चों को मिलती हैं तो निश्चित रूप से पेरेंट्स देखते हैं कि उसका बच्चा ऐसा बन गया, वो भी तो हमारे जैसे ही है। एक जो जुनून पैदा होता है, एक पैशन जिसे कहें, वास्तव में बहुत जरूरत है और होना भी चाहिए। आपसे पहले लियाकत साहब जब थे तब भी मेरी उनसे बात हुई थी कि एजुकेशन बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ करना चाहिए और आप लोगों के जिम्मे, आप तो खुद एक जहां यूनिवर्सिटी में जब थे आप एक शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन राजनीति का एक रूट आपने पकड़ा। पहले मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर खानुखा बुधवाली जी। बुधवाली साहब, जिस तरह से देवस्थान विभाग की प्रॉपर्टी देश के कई हिस्सों में है, ऐसे राजस्थान वक्फ की संपत्तियां भी कई हैं इंडिया में, दूसरे जो स्टेट्स हैं उनमें, या केवल राजस्थान में ही है? नहीं, ये तो थ्रू आउट इंडिया में देवस्थान से भी शायद मुझे लगता है वो वक्फ की जमीनें जो है, चाहे आप जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के खाते में, राजस्थान वक्फ बोर्ड के खाते में इतना मुझे बेसिक नॉलेज नहीं है कि इसकी लैंड अदर स्टेट्स में भी है या अगर है तो उनके लिए कुछ, उसके लिए भी हम जिस तरह से देवस्थान का मॉडल है, हम उनसे भी कुछ लेंगे कि उसको किस तरह से सबलेट करके किराया कैसे आ सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, किराया कैसे रिव्यू कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी हो, और उनको समझाइश कैसे की जा सकती है कि वहां उस चीज के आने से ये जो बार बार वक्फ बोर्ड में ये रोना कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। हम चाहते हैं राजस्थान का वक्फ बोर्ड एक ऐसा मॉडल बने जिसमें अदर जो लोग, जो अदर जो बोर्ड निगम बने हुए, उसका एक लोग देखने आए कि राजस्थान वक्फ बोर्ड एक नया मॉडल बना है, और उस मॉडल को बनाने में राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमें पूर्ण विश्वास, जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, ये बनेगा। और आप स्वयं मीडिया के साथी ये बिल्कुल मानेंगे कि एक राजस्थान में कुछ चीज बनी जो दूसरे को देखने को मिली है। जी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, एक राज्य मंत्री का दर्जा है आपको, क्या जिम्मेदारियां होती हैं इसमें कि ये चीजें हमें देखनी है, ये हमारे राइट्स हैं, क्या खास क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड सबसे पहले तो आपकी जिम्मेवारी बनती है आपकी सरकार के जो नियम कानून कायदे हैं उसके अंतर्गत जो संवैधानिक दायरा है उसमें आप कार्य करें। नंबर 2, सबसे पहला कि जो पुराना जो इसका सर्वे, कितनी इसकी लैंड है, क्या हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इसका सर्वे में किस तरह से जो किराएदार कैसे पुराने बैठे हैं, किसी ने कुछ किरायादारी में क्या किया है या कोई इंक्रोचमेंट है, उस समय तो इस कार्यकाल का या ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि इसमें स्वयं की फोर्सेज नहीं होती, अगर इंक्रोचमेंट किसने कर रखा है तो सारा सिस्टम पुलिस प्रशासन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे आता है, तो हमें परमिशन में उस कोऑर्डिनेशन में समय निकल जाता है। हम चाहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन का गैप हमें कम हो और वो एक इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वैसे या कुछ इनसे हम एमओयू करें कि सब हमें कुछ फोर्स या कुछ ऐसे लोग कुछ समय के लिए मिल जाए जो सरकार की जो तहत ये इंक्रोचमेंट अगर खाली होते हैं तो राजस्थान सरकार जो मिलने वाले जो इमदाद है उसमें हमारा वीजा हो जाए तो सरकार को पैसे राज्य सरकार को नहीं देने पड़ेंगे, बोर्ड अपना सिस्टम खुद चला सकता है। एक बड़ी चुनौती आपके सामने, जी। जो एंक्रोचमेंट जिसका आप कह रहे हैं, अतिक्रमण बहुत है, लोग दबा के बैठे हुए हैं। देखो, इन्होंने लोगों ने एक अब नीति नहीं है तो क्या वो जाने, लेकिन लोगों ने एक प्रोफेशन बना लिया खुद के नाम कम। जैसे मैंने कहा ना आपको, मैंने 300 रुपए में लैंड किराया आपसे एमओयू करवा रखा वक्फ बोर्ड से, उस 300 रुपए के मैंने किसी को 17,000 रुपए में सबलेट कर दी। इस वक्फ बोर्ड में सबलेट का कोई सिस्टम नहीं। आपके पास अगर एक बार किरायानामा है तो किरायानामा आपका रहेगा नो चेंज अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट। अगर सबलेट कर रखा है किसी ने तो गलत कर रखा, इलीगल है एक तरह से, बिल्कुल वो नील एंड वाइड है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन फिर भी इसका पूरा स्टडी करने के बाद मैं और आपको आगे बता पाऊंगा। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं, मैंने क्या कहा, हम प्यार से, प्रेम से, कोऑर्डिनेशन से, एक मैंने कहा जैसे समाज भाई बंटवारा होता है, लेकिन कुछ लोग समझाते हैं तो वो उसका निर्णय निकलता है पंच पटेल से। हम भी वही चाहते हैं, समाज के जो प्रमुख आसपास के दुकानदार वही लोग हम चाहते हैं। हम तो कहते हैं वो स्टेब्लिश्ड हो, इसको बढ़ाए। एमआर रोड के दोनों तरफ अगर सिस्टम चलता तो राइट साइड का सिस्टम है उसके कंपटीशन में ये लोग चले, उनका भी अच्छा बने ऑफिस सिस्टमेटिक। ये नहीं कि कबाड़ भरते और एमआई रोड का एक तरफ अनडेवलप्ड हो, दूसरी तरफ डेवलप्ड शोरूम, चाहे सैमसंग का है
चाहे गैलेक्सी है, चाहे पेट्रोल पंप है, चाहे होटल्स है, लेकिन सामने जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक छोटे छोटे दायरे में वही सीमित नहीं हो। हम तो कहते हैं ये लोग स्वयं एक अपना एक मिशन लेके आए, इसको बढ़ाएं, करें, जिनमें लोग सामने वालों से कंपटीशन बिल्कुल लेना चाहिए। सही है, आज इंसान को कहीं रहना, जीना और आगे बढ़ना है, तो बराबर वाले से जब तक हमारा कंपटीशन नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, कंपटीशन एक आपके हेल्दी एटमॉस्फेयर को भी एक क्रिएट करता है। ये नहीं है कि आप प्रतिशोध रखें, बिल्कुल होना चाहिए कि उनके यहाँ इतना अच्छा बन रहा है तो मुझे बनाना चाहिए, मार्केट तभी बन पाता है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि बुधवाली साहब आपका जो जुनून है उसके नाते आप ये सब कर पाएंगे। वैसे ये प्लेटफॉर्म कब से तैयार हुआ है कि हाँ खानुखा बुधवाली जी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना है? मैंने सोचा नहीं था योगन जी कि मुझे वक्फ बोर्ड की जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन पता नहीं, मैं जब से मेरे साथियों से कुछ लोग ऐसे मिलते थे, बोले यार तू बनेगा तो सही कुछ में बोर्ड में, लेकिन हमें लगता है कि 6 महीने पहले कि तू वक्फ बोर्ड में जाए। मैं हंसने लगा मुझे आप वक्फ बोर्ड में क्यों भेजे, मैं भी जो इससे रिलेटेड था, मैंने कहा चाहता कि जो मौलाना या सीनियर आदमी इसमें आए, जो क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक लिबरल डिपार्टमेंट है, समाज के एक गरीब तबका, एकदम साधारण आदमी, उसके साथ हम उस आराम से बैठे। लेकिन अब जो जिम्मेवारी मुझे मिली, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो महासचिव, सचिव, जो भी हमें जो जिम्मेवारी दी गई कि मैं जो जिम्मेवारी मिली, जो मिशन जरूरी है, उसमें मैं दूसरे डिपार्टमेंट जो बोर्ड निगम चलते हैं, मैं अगर उनके बराबर खरा उतर के अगर उनके पैरेलल अच्छा काम करूंगा तो सम्मानीय अशोक गहलोत जी को भी लगेगा कि मैंने जिस की ड्यूटी लगाई, जो क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं, एनएसपी यूथ कांग्रेस से लेके सेक्रेटरी बना, अभी मैं उपाध्यक्ष हूं। और आज दूसरा आपके चैनल में बता दूं कि मैं भरतपुर का प्रभारी हूं। आज तक 25 साल तक कोई बोर्ड नहीं बना, पहली बार मैं बोर्ड बना रहा हूं। नगर निगम मेरी बन गया एक निगम 51 वोटों से, जो 65 में से। बीजेपी का जो जिस तरह की जो बातें देवनानी जी करते थे, वहां जाके वो हारे, रूपवा सम जीते। तो भरतपुर के 7 में से 7 एमएलए मेरे कांग्रेस के। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफलता, शुरुआत अच्छी हुई है आपकी, ऊपर वाले ने चाहा अच्छा होगा। और हमारा जो मेरे पे हमारी जो पार्टी का विश्वास, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है, वो सदैव मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी है मैं ईमानदारी से बेखूबी निभाऊंगा तो मेरी पार्टी प्रगति की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल, आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी है। देखिए खानुखा साहब, अवसर जीवन में चंद मिलते हैं, लेकिन वो जो अवसर अगर हम बुना लेते हैं तो एक लंबी पारी खेल पाते हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपको मिली है, एक लीगल आपका एक पद है ये। और बस यही कहना चाहूंगा कि आप वास्तव में इसको निभाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग पद लेके बैठ जाते हैं, उनके बाद में पता ही नहीं होता है। सबसे पहले तो यही कहना चाहते हैं कि बस ठीक है यार, मंत्री का पद तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ कुछ करने लायक ही नहीं है। करने के लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट बना है तो उसकी कोई ना कोई रूपरेखा बनी होगी पहले, तभी वो विभाग बनता है। आदमी के खुद में वो हुनर होना चाहिए कि लोग कहते हैं कि मुर्दे में जान डाल देते हैं। तो खानुखा साहब, वक्फ बोर्ड की एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये ऐसा डिपार्टमेंट है, करने को बहुत कुछ है भी यहाँ पे बहुत कुछ, लेकिन बस ये है कि सही तरीके से एक रूट लाइन पे वहां काम चल पड़े। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए यहाँ पे, चाहे वो वक्फ संपत्तियां जहां दबी हुई हैं वो निकलवाने की बात हो, या कौम के प्रति मूल धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ कोशिशें की जा सकती हैं। तो हमें भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि आप कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिसकी बदौलत हम आने वाला कल ये कह सके कि एक अध्यक्ष ऐसा भी बना था। जब कोई चीज, हालांकि ये तो संज्ञा बुनियाद ऑलरेडी रखी हुई है, इस सिस्टम को चला, कई बार इंस्टीट्यूट बना होता है, वो इंस्टीट्यूट कभी ऐसा हो जाता है, वहां काम करने वाले वर्कर तो वही होते हैं, लेकिन उनसे कई बार काम करने वाला अच्छा आदमी नहीं आता, तो वो बिल्कुल एक ढीलापन। और इसलिए अगर आर्मी के नौजवान को सुबह 5 बजे खड़ा करके अगर उसको पीटी के लिए नहीं दौड़ाया जाए, उससे काम नहीं लिया जाए, तो वो एनर्जेटिक नहीं होता। उसी तरह से किसी एम्प्लॉइज को भी अगर आप उसके अकॉर्डिंग टू समय पे आए, वो काम करें, उनके हर चीज का ध्यान रखा जाए, तो वो वहां का एम्प्लॉइज आपसे खुश होता है, काम करता है, और उसका वापसी कर्मचारी को रिटर्न भी मिलना चाहिए, थैंक्स भी मिलनी चाहिए कि अगर आपने अच्छा किया। कोई कर्मचारी अगर अच्छा नहीं करता, उसको समझाया जाए, और कभी ऐसा मौका आ जाए तो उसको फिनिशमेंट भी मिलना चाहिए। वहां वही चीज क्या होनी चाहिए कि आप अच्छे से इंस्टीट्यूट प्राइवेट देखते होंगे कि वो एक बार बहुत पीक पे होता है और फिर जैसे खत्म हो जाता है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप हालात देखोगे वर्तमान में, जिस तरह से जो एक ढर्रा बना हुआ था, पहले लोग, आप खुद वहां से निकले होंगे,
जो MBA करने वाला इंस्टीट्यूट वहां से निकलता तो वहां नंबर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, एडमिनिस्ट्रेटर टॉप 10 में आता था। आज यहां से MBA करने वाले को शायद 2 बार पूछते हैं वो लोग। तो एक जो बराबर आपके प्राइवेट सेक्टर में जो इंस्टीट्यूशनल आए तो वो किस तरह से फास्ट लोग उनसे निकलने वाले जो है, आज चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे प्राइवेट सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिंदू बना विश्वविद्यालय हो, मतलब आज वहां से जो प्रोडक्ट जो निकलता है वो चीजें हैं, वहां के जो कंपटीशन है। आप तमिलनाडु और कर्नाटक में अभी वैसे ही गया था किसी मेरे पर्सनली, आज जब मैं चेयरमैन भी नहीं था, मैं एक संगठन में आता है, मैंने वहां के ITI इंजीनियरिंग जो ये वक्फ बोर्ड चलाता है, आप उनके ऑफिस देखोगे तो आपको अगर वक्फ बोर्ड बॉम्बे का आप देखोगे कांग्रेस शासन से बना हुआ, वहां ऐसा लगता है आपको 7 स्टार कोई आप कॉर्पोरेट घराने में आ गए। वहां एक सिस्टम डेवलप्ड, टाइम पे किराया हर चीज को देना, तो वहां कि लोग जाते हैं कि सब हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। हम भी उम्मीद करते हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा, और क्योंकि और हमें विश्वास इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक गांधीवादी हैं जो हमेशा उस गरीब तबका जो किसी भी समाज का है, सब जो किसी 36 कौम ये इस मामले के समाज कोई गरीब नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ कमजोर वर्ग होता है, हर वर्ग में उसकी मदद करना, उसको ऊंचे उठाना हमारा मिशन कांग्रेस का सबका साथ लेके चलने का सम्माननीय मुख्यमंत्री का है, वही हम सब मिलकर करेंगे। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, खानूखा जी का कहां से सफर शुरू हुआ, कहां से पहुंचे, कैसे एजुकेशन हुई, यहां तक का सफर एक मैं छोटे से उसमें जानना चाहता हूं। सर, मैं प्राइमरी तक मेरे गांव बुधवाली में मैंने 5वीं कक्षा पास की, और 6ठी से लेकर 10th तक, 6 से 10 तक एक पड़ियारा कस्बा था जो 9 किलोमीटर पैदल बालू मिट्टी में हम पैदल चलते थे, 9 किलोमीटर वापस आते थे, और हम 9 किलोमीटर 45 मिनट में क्रॉस हमें करना होता था पैदल, और 18 किलोमीटर पर डे हम पैदल चलते थे। 10th करने के बाद मैंने हायर सेकेंडरी सुजानगढ़ PCC की, फिर मेरी BA, MA, MPhil, PhD, लॉ वगैरह सारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और सब देन मेरे वालिद और वालदेन की है। अगर आज वो मुझे जयपुर पढ़ाने नहीं भेजते तो आज मैं इस स्टेज पे नहीं होता। बनना क्या चाहते थे, जब वालिद क्या चाहते थे कि क्या बनना चाहिए? मेरे वालिद राजनीति के खिलाफ थे, क्योंकि मेरे दादा, मेरे चाचा, मामा, नाना, मेरा परिवार में कायम खानी समाज से बिलोंग करता हूँ, हम सब डिफेंस के उस एरिया से। वो ये चाहते थे कम से कम ये फौज में मेरा एक नहीं था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में या तो प्रोफेसर बनूं या कोई वकील। मेरा बेटा, उनका एम था कि जयपुर पढ़ने भेजा तो मेरा बेटा सर्विस लगेगा, क्योंकि फादर रहे यहाँ, फिर 36 साल वो फॉरेन रहे, क्योंकि हम डिपेंड ऑन तो एग्रीकल्चर हैं, क्योंकि किसान परिवार से हूँ, लेकिन वो इस राजनीति के खिलाफ थे। लेकिन मैं NSY यूथ कांग्रेस जुड़ा, फिर मेरे समाज का चुनाव हुआ, मैं उसमें युवा का पहले अध्यक्ष भी रहा, फिर चुनाव हुआ तो काफी उसमें रहा, लेकिन मैं अध्यक्ष बना प्रदेश का। तो उसके बाद मेरे फादर को कुछ लगा कि ये सर्विस करके निहाल करने वाला नहीं है, तो फिर फादर ने भी समझौता किया और मुझे कुछ लिबर्टी मिले तो मैं खुल के बोलने वाला था। जैसे कृष्णा हरिद्वाल मेरे NSY के अध्यक्ष बने, आपको बता दूंगा क्या, उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया और अखबार में दे दी। तो वो उसको मैंने कहा कि आप अमेंडमेंट करो कि मैं इसको हटा दिया, क्यों अगर उनको ये पता लगे कि मैं NSY में काम कर रहा हूँ या नेतागिरी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरा सामान बांध के घर ले जाएंगे, मेरी पिटाई अलग होगी। ये सबसे बड़ी डर लगता था फादर का, क्योंकि एक भय था। फिर कहते कुछ नहीं थे, फादर बाहर रहते थे, लेकिन अगर उसमें अगर जो पैसा लिमिटेड मिलता था, अगर हर्जा खर्चा बंद हो जाता तो जयपुर, लेकिन भय था हमें लास्ट तक फादर से। लेकिन जब उनको लगा मैं समाज में इलेक्शन के बाद कि अभी चुनाव में राजनीति करेगा, फिर मुझे उन्होंने, मेरे वालिद ने कभी नहीं कहा, फिर उन्होंने मुझे सहयोग किया, और आज उन्हीं का ही रीजन है जो आज मैं जयपुर में जिस मुकाम पे हूँ, मेरी वालिद और मेरे माँ और मेरे बाप के कारण से हूँ, और मेरे सामाजिक और मेरे मित्रों का जो सहयोग, जो मुझे जितना मिलना चाहिए, आज जिस चैनल पे मैं बैठा हूँ, मुझे इस चीज का प्राउड है कि वो भी जिस मेरी जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हमारे पड़ोसी मेरे गांव पड़ियारा जो जन टीवी में मैं बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है और बधाई देना चाहता हूँ सुराना जी को। ये भी वो उस धरती के लाल है, जिस सरजमीन से वो निकले उस सरजमीन से मैं निकला हूँ, और हम तो इनसे निवेदन करना चाहते हैं, कुछ समय भी वो लोग कहते हैं गुजरात, हम कहते हैं कुछ समय भी 1 दिन 2 दिन गुजारे पड़ियारा और बुधवाली गाँव में, तो हमें अच्छा मिलेगा, लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं कि बुधवाली जी का क्या सफर, कहाँ कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, और निश्चित रूप से संघर्ष के बदौलत जो मुकाम आपको हासिल होता है उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है, जो झलकती भी है। और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में लोगों के चहेते हैं बुधवाली जी, और आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप वक्फ बोर्ड में 4 चांद लगाएं और निश्चित रूप से आप उन उम्मीदों पे खरे उतरें और अपने मकसद में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।